लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था शायद, याद है? बोलो। यस सर। अच्छा, और कुछ बोला था कि इस बार क्या करेंगे? तो शायद गॉस लॉ बोला था आपने, जहाँ तक याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉस लॉ चेक कर रहा था आप लोगों को कहाँ तक याद है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ आज जूम में मुझे लगता है प्रॉब्लम है, बहुत स्लो चल रहा है जूम में। लोगों का मीटिंग शेड्यूल करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लेंगे तो जूम सॉरी गॉस लॉ आपको हो जाएगा आसानी से, इसी का एक्सटेंशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम सुना है? स्कूल में रहता है थोड़ा बहुत। यस सर। क्या रहता है? चार्जेस से जो से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ट्रेस करने के लिए लाइंस बने। हाँ, मतलब पहली चीज कि फील्ड लाइंस दिखाई देता है ऐसा नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना? तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, फील्ड लाइंस किसी को दिखता विकता नहीं है, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये जो फील्ड लाइंस हैं, इस फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा कि ये एक हाइपोथेटिकल लाइंस हैं। ये कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल लाइंस का डिफाइन किया गया। दूसरा, कैसे डिफाइन किया गया? तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से ये ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। क्लियर? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आई मीन ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे कहीं टर्मिनेट होगा। ये एजम्पशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, डिफाइन करने में, अंडरस्टैंडिंग में, समझने में मदद करता है। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्टेंस है। अदरवाइज फील्ड लाइंस नाम की चीज प्रैक्टिकली कुछ होती नहीं है। ये दिमाग में बैठ गया आपके? हाँ सर। है ना? तो फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है कि ये हाइपोथेटिकल है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अब अगर नेगेटिव लाइन नहीं होगा, मान लो जैसे नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग में नहीं है, तो उस केस में इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी। क्लियर है? सो यस सर। सेकेंड पॉइंट इज filled lines are assumed to be originating from positive charge ब्रैकेट में और इंफिनिटी। मतलब अगर आपको नहीं दिख रहा है, बताता हूं, मीनिंग समझ में आ जाएगा। एंड terminates to
नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। इस बात का मतलब समझने के लिए दो सैंपल डायग्राम देखिए। एक ये और साथ ही साथ दूसरा ये। तो देखो, जो पहला डायग्राम है, पहले डायग्राम में फील्ड लाइंस जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां से ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है। बोलो, पहले डायग्राम में, पहला डायग्राम मतलब ये दिख रहा है सबको कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये फील्ड लाइन आसपास कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ये जितने स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं कहीं इन्फिनिटी पर खत्म होंगे, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो इस केस में कहीं टर्मिनेट होता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, तो इस डायग्राम से लगता है कि सारे फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पर कहीं होंगे। उसी तरह सेकेंड केस में आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका ओरिजिन कहीं इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है? यस सर। तो ये हुआ इन्फिनिटी वर्ड का मतलब। तीसरी प्रॉपर्टी, ये तो सबसे सिंपलेस्ट फील्ड लाइंस है। स्ट्रेट लाइन फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइंस होगा ऐसा नहीं है, कर्व वर्व कैसा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी शेप साइज का हो, उस पर जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? सो tangent drawn at any point on a filled line, on a filled line will represent डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीनिंग समझाने के लिए मैं डायग्राम दूंगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहीं पर साथ में लिख देता हूं, फिर दोनों एक साथ। अब कॉमन सेंस से सोचो, एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन हो, कोई एक डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। यस। किसी भी पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जिधर किधर कहीं भी हो, एक डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस। ओरिजिनेट होना और टर्मिनेट होना ये दिख रहा है, इसको इंटरसेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओरिजिनेट होना या टर्मिनेट होना। बट इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस है। यस। और रीजन सिंपल है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूनिकली डिफाइंड होगा, तो दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर है? यस सर। सो फोर्थ पॉइंट इज, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काम देगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other.
क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो जैसे मान लो कोई भी एक, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये फील्ड लाइन है, अगर ये फील्ड लाइंस है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरा मैंने कहा फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एक फील्ड लाइन ऐसा है और एक फील्ड लाइन ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस पॉइंट पर मैं इस फील्ड लाइन के हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, एरो दे दो साथ में, और अगर मैं इस लाइन के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये बताता है इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, है ना? अब एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होंगे ना, समझे आप लोग? यस सर। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मीनिंग समझ आया? थर्ड और फोर्थ पॉइंट का मीनिंग समझ आया? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, ये जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है। अब समझो इस बात को, सब लोग सुनो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म्स में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है? अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि इस दो दो अगर मेरे पास दो डायग्राम दिया हुआ है फील्ड लाइन का, तो उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और वहां कम है, बट एक्चुअल में फील्ड लाइन को काउंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बता सकते हैं। ऑल्दो डेफिनेशन है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली, रिप्रेजेंट का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस एरिया से 4 फील्ड लाइन पास कर रहा है और इतने ही एरिया से कहीं 10 फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो 10 फील्ड लाइन उतने ही एरिया से जाएगा तो वहां डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा और 10:4 का रेशियो होगा, ये बता सकते हैं। बट इंडिविजुअली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं बता सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tangent represent direction, and density of field line, that is field line passing through per unit area perpendicularly, is will represent electric field strength. Clear है? So electric field strength is represented by field line density.
घबराना मत, इसके 2-3 वैरायटी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फील्ड लाइन डेंसिटी, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through unit area perpendicularly. इसका मीनिंग समझते हैं। देखता हूँ, इसको मीनिंग समझने के लिए कोई डायग्राम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे बता दूंगा। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो देखिए ऐसे। मैं आपको अपने हिसाब से कुछ चीजें समझाता हूँ। जैसे इधर देखो, ध्यान से लिखना बाद में चलेगा, लेकिन पहले समझ लो। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, और मैंने 2-3 डायग्राम बताता हूँ। यहां से मान लो ये सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। अपने मन से मान लिया। सी, इसी के बगल में मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, और इस Q1 को Q2 कर दिया, और इसमें फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। एक बार दोनों में नंबर काउंट करो, शायद मैं ज्यादा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले में 8 लाइंस हैं, दूसरे वाले में यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइंस हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या Q2 का कितना है, बट इस डायग्राम से हम मैं ये जरूर कह सकता हूं कि Q2 इज ट्वाइस ऑफ Q1। समझे आप लोग? Yes, sir. ये एक बात हुई। क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, एक दूसरी चीज समझो, इसी को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा ऐसे समझो, अच्छा यही अगर Q2 रहता और एरो उल्टा रहता, तो अभी भी हम Q1 मुझे नहीं पता है, बट अभी भी Q2 Q1 का डबल और नेगेटिव होगा ऐसा बताते। समझे मैं क्या बोला? Yes, sir. एक पॉजिटिव है तो जैसे एक ये डायग्राम देखो, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जैसे एक ये देखो, सपोज कहीं ऐसा डायग्राम है फील्ड लाइन का, जरा समझना इस बात को। इस डायग्राम को मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर मोर डेंस दिख रहा है, कंपेयर टू यहाँ पर, है ना? Yes, sir. मतलब पहले जितने एरिया में 3 लाइन है, नीचे उतने ही एरिया में 5-6 लाइन, ऐसा कुछ तो है, 3 से ज्यादा ही है। तो यहां पर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है ना? इतना तो कह ही सकता हूं ना।
यूनिफॉर्म तब होता जब हर जगह डेंसिटी सेम होती। Yes, sir. इसी एक डायग्राम से और भी बता, जैसे मान लो ये मैंने एक एरिया लिया और एक ये एरिया लिया, यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोलूं और यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोलूं, तो दूसरा इतना तो जरूर कह सकता हूं कि E2 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E1 का मैग्नीट्यूड, Yes, sir. और E1 E2 का डायरेक्शन पैरेलल है, E1 E2 सेम डायरेक्शन में, ये दो बातें कह सकता हूं। तो इस फील्ड लाइन को देखकर हम ये तीनों इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। समझे आप लोग? Yes, sir. पक्का? अच्छा ठीक है, तो पहले पोटेंशियल बताएंगे क्या? नहीं, चलो पहले इतना कॉपी कर लो। कॉपी किए हो साथ साथ या नहीं? कर लिया सर। कर लिए हो, वेरी गुड। सर ऊपर का थोड़ा एरिया बाकी वाला है। नहीं किया है। अच्छा नहीं किया है, ठीक है ठीक है, एक और चीज दिखा देता हूँ, कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ। एक और कॉमन कॉमन सेंस देखो, इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं, समझना है आपको। जैसे देखो, सपोज ये एक डायग्राम है ना, तो देखो अगर Q, कुछ भी नाम दे दो, एक को 1 एक को 2, दोनों प्लस Q ही है, ओके। मान लो एक वाला Q नहीं रहता तो ये टेढ़ा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता ना। यस सर। कोई एक अगर एब्सेंट होता तो सबसे पहला डायग्राम जहां शुरू किया है वहां पर होता, समझ रहे हो? अरे यस अगर सर। आइसोलेटेड सिंगल चार्ज होता तो ये डायग्राम मेरा ऐसा कुछ होता ना, ये जो Q1 दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो Q2 के प्रेजेंस के कारण ये फील्ड लाइन डिस्टॉर्ट हो गया है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा, होगा ही नहीं, है ना? यस सर। इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बेटा। यस सर। मतलब अगर मैं आगे और ट्रेस करूं तो ये इसको पैरेलली चला जाएगा, ये इसको पैरेलली चला जाएगा, यहाँ पर इस रेड वाले लाइन पर कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो एक चार्ज के प्रेजेंस में, मतलब 2 3 चार्ज मल्टीपल चार्ज के प्रेजेंस में, ये फील्ड लाइन डिस्टॉर्टेड होते रहते हैं, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। क्लियर है? तो ये रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पॉइंट O पर, इतना कुछ ऐसे मत समझो, ऐसे यस सर। एरो बना दो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो फील्ड लाइन को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं। फटाक से जिसको जो भी कॉपी करना है कर लीजिए, शुरू से करना बाकी है। नो सर। फर्स्ट पॉइंट किया है कि नहीं? फर्स्ट सेकंड, सेकंड भी हो गया, तो फोर्थ से। फोर्थ से बाकी है, थर्ड बाकी है थोड़ा। तो थर्ड से कॉपी करो।
डन सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? वेट, जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पूछना नहीं चाहिए लेकिन मेडिकल बैच है इसके लिए, अदरवाइज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। चलो फटाक से ओरली बोलो आंसर। 20। अरे वाह, वेरी गुड। थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम। ऐसे में तो ठीक है। ऐसे सबको आ गया 20? यस सर। अरे यस सर। एकदम होशियार है तुम लोग। चलो ये बताओ, थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। पहला का आंसर 20 सबको समझ आ गया होगा तो मैं कुछ नहीं बताता। दूसरा बताओ। सॉरी, डी। डी? क्यों?
आंसर सही बोला बेटा, डी इज करेक्ट आंसर। सर क्योंकि अंदर से पास नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? तो मतलब सर टर्मिनेट होगा और फिर दूसरी साइड से निकलेगा फिर से, हाँ बट क्यों अंदर ऐसा? नहीं। ये कहाँ से सीखा? सही बोला बेटा आपने, आंसर बिल्कुल 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 सही बोला। कंडक्टर से नहीं पास होता ना फील्ड लाइन। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैं अभी सिखाया नहीं हूं ना कंडक्टर की कहानी। ये आपने बिल्कुल सही बोला, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन डी में है। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले मैं वो आंसर लिख दूं, फिर मान लो ये मैं नहीं जानता तो लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये बताता हूँ। तो फर्स्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। कैसे पता है, पढ़ा था क्या स्कूल में? बोर्ड लेक्चर्स में पढ़ाया था सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। मैं भी पढ़ाऊंगा इस प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए आंसर डी। ठीक है, अब मैं एक दूसरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं, सुनिएगा सर। कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना? Yes, sir. तो सब चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। हाँ वो भी ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा, सॉरी। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना? Yes, sir. तो अगर मेरा सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, मान लो नहीं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब इधर है, तो इस पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर पीछे की ओर फोर्स लगेगा, तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उतना ही इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। Yes, sir. और हम लोगों ने सीखा है कि फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है, और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। सीखा है ना? Yes, sir. तो जो भी फील्ड लाइन आएगा वो इस सरफेस पर टर्मिनेट हो जाएगा पहली बार। तो टर्मिनेट जैसे ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, समझ रहे हैं? क्यों सर स्ट्रेट क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का अपना फील्ड और इसका फील्ड, ये दोनों पॉइंट चार्ज से फील्ड क्या होता है, चारों डायरेक्शन में होता है ना। Yes, sir. जैसे अगर ये ब्लैक वाला लाइन नहीं होता तो इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड, आई मीन ऐसा होता। तो इन दोनों को मिला के, और ये स्ट्रेट लाइन था, बाहर वाला फील्ड स्ट्रेट लाइन था, इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड ऐसा, तो इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा, ये पक्का है। Yes, sir. समझे? Yes, sir. क्लियर है? तो ये बात भी सही है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ही, जो कि मैं भी सिखाऊंगा। बट अभी सिर्फ फील्ड लाइन नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes, आगे sir. बढ़ो। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कुछ बोला था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कि फील्ड लाइंस हमेशा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। Yes, sir.
तो अब उसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर फील्ड लाइन मेरे पास दिया हुआ है तो फील्ड लाइन का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस पर नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नहीं, यस सर, समझा। तो फील्ड लाइन को जरा सा वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लीजिए। सब आप लोग करोगे, डरना मत, सब खुद करोगे, सही आंसर भी बताओगे, कॉन्फिडेंस बिल्टअप आपका। जो डिफिकल्ट होगा वो मैं पहले ही बोल दूंगा कि ये डिफिकल्ट है, इस पे मेहनत करो, ये इजी है। दिखा क्वेश्चन? दिखा क्वेश्चन आप लोगों को? यस। Yes.
बोलो बेटा। कुछ नहीं समझे? चलिए, सर ये 0 20 40 क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल 0 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा ना, तो वोल्ट कह दीजिए इसको। चलिए, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। कराया था, इससे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, ये तो इजी है। √3 I कैप माइनस J कैप। अच्छा, आंसर बता रहा हूँ, देखना आंसर सॉल्व करके बताना पड़ेगा। देख लेते हैं, सुनिए। ये जो एरो है यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? बोलो बेटा। लेट इट्स मैग्नीट्यूड इज ई नॉट, अपने मन से मैं मान लेता हूं, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं लिखूंगा ई नॉट कॉस 30 डिग्री आई कैप माइनस ई नॉट साइन 30 डिग्री जे कैप। किसी को कोई डाउट है यहां तक? इस ई नॉट का एक नेगेटिव एक्स में कंपोनेंट, पॉजिटिव एक्स में कंपोनेंट होगा, एक नेगेटिव वाई में होगा। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, समझे? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर मुझे ई नॉट मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, आंसर मिल जाएगा। बोलो। यस सर। मिलेगा। तो देखो, हर दो, कोई भी दो ले लो, जैसे ये 40 के बीच 20 वोल्ट का गैप है ना? ये 20 के बीच 20 वोल्ट का गैप है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस dV/dr होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस डी, ये मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। तो अब ये डिस्टेंस है, मैं तो लिख दिया था 10 सेंटीमीटर। कौन सा डिस्टेंस दिया है? एक्स वाला। हाँ सर, वही लग रहा है। मैं पीछे जाऊंगा तो हाँ, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो हर दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच, हर दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 साइन 60 डिग्री, दैट इज 5√3 सेंटीमीटर, ऐसा होगा। मतलब जब हम इधर से इधर आते हैं तो हर 5√3 सेंटीमीटर में मेरा पोटेंशियल 20 से डिक्रीज हो जाता है ना? बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। जब मैं इधर यस से इधर आ रहा हूं तो हर 5√3 सेंटीमीटर के बाद, जैसे यहाँ पर मैं 40 वोल्ट से 20 वोल्ट आ गया 5√3 सेंटीमीटर चलने पर, 20 वोल्ट से 0 वोल्ट आ गया 5√3 सेंटीमीटर चलने पर, है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा? 20/5√3 सेंटीमीटर में है, मीटर में करें तो इसको ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कितना वोल्ट पर मीटर हो जाएगा? बोलो ना। यस सर।
सो 400/√3 वोल्ट पर मीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको ऊपर पुट कर दीजिए तो ई मिल जाएगा मुझे। सो फाइनली जो ई वेक्टर मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 400/√3 cos 30, मतलब √3/2 I कैप माइनस sin 30, दैट इज 1/2 J कैप। सो फाइनली √3 हटा दो तो 200 I कैप माइनस 200/√3 J कैप। ये एसआई यूनिट में वोल्ट पर मीटर आंसर होगा। हाँ या ना? Yes, sir. का कोई डाउट है छोटा मोटा भी तो बोलो। कोई डाउट है छोटा मोटा भी तो बोलिए। No, sir. वो डेल्टा भी डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन पोटेंशियल। तो देखो 40 वोल्ट उस लाइन पे, वो लाइन इक्विपोटेंशियल है 40 वोल्ट का, उसके नीचे वाला लाइन इक्विपोटेंशियल है 20 वोल्ट का, उसके नीचे वाला लाइन इक्विपोटेंशियल है 0 वोल्ट का, है ना। तो हर बार 20 वोल्ट का चेंज होता है जब हम 5√3 सेंटीमीटर नीचे आते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 5√3 है। हाँ सर रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके सर आगे बढ़ो, यस कॉपी कर चुके हो, आगे बढ़ो। Yes, sir. अब अगेन मैं 5 इजी इजी क्वेश्चन देता हूं जिसमें से सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी जो सिखाया है ना इक्विपोटेंशियल और फील्ड लाइन, उसी पे बेस्ड है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, ये होगा 6, ये होगा 7। एससीवी करते हो तुम लोग? Yes, sir. मैंने कहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चैप्टर आप पूरा कर सकते हैं क्या? Yes, sir. किया. वेरी गुड। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने सच में रिलीजियसली पूरा किया है तो मोर देन सफिशिएंट है। Sir, doubts कब करेंगे? डाउट्स हमने तो बोला ही था तुम लोगों को पिछली बार भी कि पूछना, अभी भी कर सकते हैं अगर बाकी लोगों ने किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जरा फटाक से करके दिखाइए, कोशिश कीजिए इसमें एक भी गलती ना हो, क्योंकि एकदम इजी है। मैं फिर कह रहा हूँ। छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। फर्स्ट 3 क्वेश्चन करो, चलो 4th 5th 6th, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट 3 उसके बाद।
आया कुछ ये तीनों का आंसर? बोलो फटाफट, आया आंसर? फोर्थ का आ गया, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ आ गया, क्या आया? डी। 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 हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। फिफ्थ बताओ। मैं बताऊं या कर रहे हो, जैसा बोलो। आप बताओ, आप नहीं मैं बताऊं तो बस बताया करो ना, मतलब चुपचाप बैठने से नहीं होगा। Y इज इक्वल टू 2s इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, तो y इज इक्वल टू 2x ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। और इसका जो स्लोप होगा इस tan थीटा की वैल्यू 2 होगी। बोलिए। यस सर। अब मुझसे क्या पूछा है? नहीं नहीं, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, माय मिस्टेक बेटा। द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्क इतना है कि ये जो एरो बनाया है वो एरो नहीं होगा, एरो मतलब फील्ड में होता है ना। ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। मेरे से पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट 1,2। तो x1 पर y की वैल्यू 2 यहां कहीं होगा। x1 और y2 ये वाला पॉइंट होगा y इज इक्वल टू 2x पर। यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने ही बताया कि इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है, बताया ना? यस सर। सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो मैंने क्यों कहा कि ये मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी होगा। अच्छा, एक बात और समझो। अब ये फील्ड लाइन इस पर परपेंडिकुलर इधर है या इधर है हम कह नहीं सकते, इधर भी हो सकता है ना। यस सर। तो या तो ये होगा या इसी दोनों में से कोई एक होगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो मान लीजिए ये वाला है, तो ये वाला अगर होगा तो इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स और दूसरा नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई कहीं दिख रहा है? नो सर। नहीं। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर नेगेटिव एक्स और दूसरा वाला पॉजिटिव वाई है ना। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कॉम्बिनेशन में नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई या पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई होगा। तो एक ही आंसर होगा। यस सर। समझे सब लोग? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सीन है? सर उसको
वो लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे वो नहीं समझ में आया एग्जैक्ट आंसर चाहिए? सर, मतलब ऑप्शंस अगर नहीं नहीं, कुछ मैं और। हाँ मैं कर दूंगा, मैं तो कर देता हूँ। बट अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तब, मैथ्स आता है थोड़ा बहुत? हाँ सर। आता है तो देखो, ये पता है दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप -1 होता है, Yes, sir. स्लोप का प्रोडक्ट। Yes, sir. तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये अगर मालूम है तो। ऐसे आपका काम इतने से चल जाएगा, तो अगर आपको मालूम है तो देखिए। तो इस इक्विपोटेंशियल का स्लोप 2 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप -1/2 होगा। बोलिए। -2 होगा. -1/2, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैथ्स पढ़े हैं आप लोग तो। Yes, sir. हाँ सर। तो दूसरे का स्लोप -1/2 होगा। हाँ सर. तो -1/2 कब होगा? -1/2 स्लोप है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो मेरे पास चेक है। एक चेक है, स्लोप क्या होता है, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। Yes, sir. तो x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट का डबल होगा और अपोजिट साइन का होगा, Yes. तभी -1/2 मिलेगा ना। हाँ सर। समझे? यस सर। अब उसमें से x पॉजिटिव y नेगेटिव या y पॉजिटिव x नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो ट्वाइस होगा। मतलब x कंपोनेंट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ y कंपोनेंट एंड बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। समझे? Yes, sir. ये Yes. दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर और मैथ्स पढ़े हैं तो स्लोप और 1 पॉइंट मालूम है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस सर। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। Yes, sir. तो ये Yes. जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1,2 मालूम हो गया, ये पॉइंट Yes, sir. स्लोप -1/2 मालूम हो गया, तो इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। समझे? Yes, sir. तो बहुत है, बट आप लोगों के लिए मैंने बताया मिनिमम एफर्ट में सॉल्व करने का। चलिए 6th कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं 6th में भी क्या है, तुम लोग पूरा प्रॉपर इक्वेशन निकालने के चक्कर में मत पड़ो, प्योर मैथ्स है, लेकिन मैच करके देख सकते हो, बता सकते हो अंदाजन। कुछ चमक रहा है कि नहीं? कोई क्लू नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है, कोई बात नहीं, आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप लोगों का सॉल्व हो जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। 8th और 9th खुद से कीजिए, ये पहले कीजिए। 8th और 9th पहले करो, ये हो जाएगा तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे होगा 8th और 9th। अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन किया था ना 8th के जैसा, और 9th तो थ्योरी है। जल्दी कोशिश कीजिए।
जैसे ही 8th और 9th होता है आवाज दो। मैं ऑडियो और वीडियो इसलिए ऑफ करता हूँ ताकि आप लोग मुझे देख के प्रेशर में न रहो। सर डी। किसका डी? 8th। 8th। ठीक है, करो, देखा नहीं कर देखते हैं। 8th 9th दोनों, बाकी लोग भी कर लो। सर हो गया दोनों। यस सर डी। दोनों हो गए, वेरी गुड। 8th और 9th दोनों का क्या आया? 8th का डी 9th का ए। 8th का डी 9th का ए। पहले 9 देखते हैं। An equipotential surface is that surface on which each and every point has the same potential। हाँ, ये ट्रू है। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो नहीं, हाँ ये तो सिंपल है। 9th ए में कोई दिक्कत नहीं। 8th में देखो, हर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यही ब्लू वाला लाइन होगा ना? यस सर। तो इस ट्रायंगल में इसको क्या लिखेंगे? ये 30, ये 60, 10 cos 60 डिग्री लिखेंगे। बोलिए। यस सर। दैट इज 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20/5/100, ऐसा कुछ। दैट इज 400 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है। आया समझ में? यस सर। 8th 9th कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा शायद। नो सर। अब 7th करके बताइए। सर ए। बाकी लोगों का देखते हैं, रुकिए। और किसी को? सर ए लग रहा है। सर सी।
देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? बताऊं अब? यस सर। जब देखो, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, ध्यान से देखना, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। फॉर्मूला Yes, sir. है ना, लिखा भी है, अराउंड ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं V इंटू आर इज कांस्टेंट होगा। Yes. ठीक है, ध्यान से समझना आप। तो मैं लिख देता हूं V1 इंटू आर इज इक्वल टू V2 इंटू आर प्लस T1 इक्वल्स टू V3 इंटू आर प्लस T1 प्लस T2। ये बात समझ आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास दिया हुआ है V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3, है ना? तो देखना ध्यान से, इन दोनों से अगर हम देखें तो मुझे V1 माइनस V2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V2 T1 मिलेगा। Yes. इन दोनों से V2 माइनस V3 इंटू आर इज इक्वल टू V3 T1 प्लस T2 माइनस V2 आर, कुछ ऐसा मिलेगा? नहीं, V2 T1, V2 T1 ऐसा कुछ मिलेगा? Yes, sir. पक्का? समझ आया कैसे कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. आया। अब यहाँ जो V2 T1 दिख रहा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको जैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिल गया? V2 माइनस V3 इंटू आर इज इक्वल टू V3 इंटू T1 प्लस T2 माइनस V2 T1 है, तो V2 T1 को मैं V1 माइनस V2 इंटू आर लिख सकता हूं। Yes, sir.
अब लिखा है कि V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 इक्वल है। नहीं समझे? हाँ सर। या रुको, दूसरा आसान आसान भाषा में ऐसे कर देते हैं। एग्जाम्पल देख के बताऊं क्या? इक्वल नहीं होगा वो तो पक्का है, मतलब कैसे समझाना है वो है। अच्छा ऐसे देखो, इसका मतलब है V1 माइनस V2 इज V2 माइनस V3, मतलब ये वाला टर्म और ये पूरा वाला टर्म इक्वल होगा, इसका यही मतलब हो गया यस सर। Yes, है ना? sir. तो ये दोनों टर्म को इक्वल कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा 2V2T1 इज इक्वल टू V3 इंटू T1 प्लस T2, ऐसा कुछ। यस सर। T1 से डिवाइड कर दो तो 2V2 इज इक्वल टू V3 इंटू 1 प्लस T2 माइनस T1, हो गया ऐसा? होगा। यस सर। और V1 माइनस V2 अगर V2 माइनस V3 है, मतलब 2V2 को हम 2V2 को हम V1 प्लस V3 लिख सकते हैं। रुको रुको रुको, यस सर। एक मिनट रुको, छोड़ो उसको। तुम लोगों को सीधा सा कोई तरीका बताऊं जिससे इतना मगजमारी रहे ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ये बात तो समझ में आया कि पॉइंट चार्ज के अराउंड V इज इक्वल टू K Q बाई R होता है, तो V इंटू R हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो ठीक है। Yes, sir. तो कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, देखिए V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3, यही है ना। तो सपोज V1 मेरा है अगर 10 वोल्ट, जैसे जैसे आगे जाएंगे कम होता जाएगा ना। एक मिनट और रुक जाओ, लास्ट ये है मान लो मेरा 60 वोल्ट, 10 के डिफरेंस पर ले लो तो ये हो गया 50 वोल्ट, 10 के डिफरेंस पर ले लो तो ये हो गया 40 वोल्ट, यही मतलब हुआ। Yes, sir. अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इसको R1 R2 R3 कर देता हूँ, आसान रहेगा करने में, ठीक है। T1 T2 बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इसको R1, इसको R2 और इसको R3 कर दूंगा, सुनना ध्यान से। तो 60R1 इज 50R2 इज 40R3 होगा। यस सर। अच्छा, मतलब 6R1 इज इक्वल टू 5R2 इज इक्वल टू 4R3। और जो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है कि जो T2 है वो R3 माइनस R2 है और जो T1 है वो R2 माइनस R1 है, यही है। अपनी भाषा में जो T1 है वो R2 माइनस R1 है और जो T3 है वो R3 माइनस R2 है। अपनी भाषा में ऐसा कुछ है ना। यस सर। तो यहां से मुझे R1 R2 R3 का रेशियो मिल जाएगा। यस सर। क्या मिलेगा बताओ? 6:5:4 ही आएगा ना। नहीं,
654 का एलसीएम क्या होगा? बोलो। 60 होगा, मतलब R1 10, R2 12 और R3 15। देखो मैच कर रहा है। Yes, sir. है ना, ये मैच कर रहा है वैल्यू। Yes, sir. तो R2 माइनस R1 कितना हुआ? 2। और R3 माइनस R2 कितना हुआ? 3। है ना, तो ये आपका T3 है और ये आपका, सॉरी T3 नहीं, T2। ये आपका T2 है और ये आपका T1 है ना। तो T2 ग्रेटर देन T1 दिख रहा है। Yes. आया समझ में? Yes, sir. तो इसको मतलब प्रॉपर करने जाओगे तो मुश्किल है, उससे अच्छा कुछ वैल्यू असाइन करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसको लिख लो अपनी भाषा में। फिर एक मैं ओरली सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ, अगर समझ में आ गया वो तो ज्यादा अच्छा है, बट पहले इसको कॉपी कर लो। ओरली कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैं सिखाता हूँ। हो गया? 3. Done, sir. हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ओरली सॉल्व करने का तरीका। सबने लिख लिया? Yes, sir. अब सुनो, सब सुनो। दुनिया में कोई भी चीज अगर किसी दूसरे चीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे वी आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, Yes, sir. तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होगा। हाँ, sir. अच्छा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होने का रेट कम होता जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. तो डिक्रीज होने का रेट कम होता जाएगा, मतलब पहले 1 मीटर आगे जाने पर जितना डिक्रीज होता था, अब 1 मीटर आगे जाने पर उससे कम डिक्रीज होगा। Yes, sir. मतलब सेम डिक्रीज के लिए मुझे 1 मीटर से ज्यादा आगे जाना होगा। Yes, sir. तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच का डिक्रीज और 2 और 3 के बीच का डिक्रीज सेम है। तो आगे बढ़ने पर सेम डिक्रीज अटेन करने के लिए मुझे ज्यादा जाना होगा। Yes, sir. Yes, sir. T2 will always be greater than T1। समझ आया या रिपीट करूं एक बार और? समझा सर। पक्का? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल, हाँ बोल बेटा। सर 6th वाला। बचा हुआ है क्या कुछ? हाँ, sir. अच्छा ये वाला, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई जे के तीनों कंपोनेंट है ना। Yes, sir. तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस
इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। Yes, sir. तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन कुछ ऐसा फंक्शन ऑफ x ऐसा दिया हुआ है। तो मुझे ये देखना है, और इस सब में ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना? Yes, sir. तो मुझे चेक करना है कि इन तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हमारे पास रिलेशन है v रादर उल्टा, E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल v बाई डेल जेड के कैप। ये रिलेशन है ऐसा? मतलब अगर मैं अपने v के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में करूं तो ये मिलना चाहिए, और z के रिस्पेक्ट में करूं तो कुछ ये मिलना चाहिए ऐसा। Yes. तो अब इन चारों को चेक कैसे करें? सोचो जरा, कुछ हो सकता है? मतलब वेक्टर 3D है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका जिससे आप लोगों को ओरली बता सकूं। z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, मतलब v भी नहीं है, v होता तो मैं ऐसे ही बता देता इसके लिए। क्या सोच सकते हैं बताइए? चलो, नहीं कुछ मिलेगा तो इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, और क्या करेंगे। चलो देखो इधर, फिर नहीं कुछ मिल रहा है तो इंटीग्रेशन का सहारा ले लेते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो हम V को E dx लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? V को हम लोग E dx लिख सकते हैं। तो देखो, ये जो हमारा है V एक्स वाई जेड तीनों होगा, बाद में ऐड कर देंगे। तो 4, दूसरा कलर ले लो, नहीं हो जाएगा इससे, 4axy रूट जेड, ये x कंपोनेंट है। तो इसको dx से अगर हम इंटीग्रेट कर दें, है ना, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब y और z कांस्टेंट है ना?
तो ये हो जाएगा 4a x² by 2 y √z, ऐसा Yes, sir. है ना। अच्छा, तो x³ y² नहीं दिख रहा है, x² y कहीं दिख रहा है, x² y कहीं दिख रहा है, x4y² दिख रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो सब में देख लो, सब में यहाँ √z दिख रहा है, और z = दिस मच दिया हुआ है तीनों ही केसेस में। z = दिस मच दिया हुआ है तीनों ही केस में। ठीक तो है, चलो रुको, देखो 1 मिनट, देखो आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। इधर देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। Yes, sir. ये जो मैंने इंटीग्रेट करके लिखा, ये जो मैंने इंटीग्रेट करके इतना लिखा, इसको कांस्टेंट होना चाहिए कुछ। तो फाइनली यहां से दिखा मुझे कि x² y √z = कुछ कांस्टेंट, है ना। और मुझे आंसर z = समथिंग के टर्म में चाहिए, तो z = कुछ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x4y², ऐसा बोल सकते हैं। Sir. आया समझ में कैसे? Yes, sir. तो ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करो। समझा कुछ? Yes. है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल होता क्या है? इंटीग्रल E dx, है ना। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ये आपका इसका आंसर होगा, कॉपी कर लो। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे सम, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं, आप लोगों से ऐसे ही छोटे छोटे 1 लाइनर 2 लाइनर, हाँ ट्रिकी हो सकता है। आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो, देख के डरना मत, आप बता दोगे ये पक्का है। ग्राफ व्राफ वो ऐसे ही रहता है, सेंटीमीटर मीटर, आप लोग नंबर कौन सा होगा? 10th 9th 10th। एक बार इस पे ध्यान दे के बताओ। देखने में बड़ा लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा है नहीं, छोटा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला भी ऐसा ऐसा 2-3 क्वेश्चन किया है ना बेटा, वो ग्राफ में एक्स वाई दिया हुआ है तो वैसा लगता है। जल्दी कोशिश करो। Sir, बोलो। sir, question नहीं दिख रहा है।
ओ अच्छा अच्छा, मैं ये नहीं किया, एक सेकंड दिख जाएगा। बोलते ना, मैं मुझे पॉज करके ये करना था, मैंने किया नहीं। कौन सा बैच था ये? ऑरेंज हाउस। ऑरेंज हाउस ये ना, हाँ। एक सेकंड बेटा, दिख रहा है अब? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग करो, मैं बैकग्राउंड में अगले लेक्चर का बैच सेट करता हूँ। आपके स्क्रीन को मैंने पॉज कर दिया है, तो अब आपका भी काम चलता रहेगा और मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी सेट हो जाएगा 6:15 से। ये बज्जी और ईवान का भी तो कॉल नहीं है। आया कुछ आंसर? अरे सिमिलर क्वेश्चन कितना तो किया है हम लोगों ने। ऐसे समझो, एक्स में दो आगे जाते हैं, 2 to 4 गए, है ना? Yes, sir. पोटेंशियल 2 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है ना? Yes, sir. तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मैं ऐसा लिखूंगा, -2/2 सेंटीमीटर, that is -100 वोल्ट मीटर। समझा कैसे? Yes, sir. अच्छा, y में देखो, y में मैं 1 ऊपर जाता हूं तो मेरा सर पॉजिटिव आएगा ना शायद से, क्योंकि y वाला पॉजिटिव आएगा। नहीं एक्स वाला। नहीं, नेगेटिव आएगा। एक्स इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज करता है यस सर। यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल। यस सर, -dv/dy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसा, इस पर यस सर। परपेंडिकुलर करोगे तो। यस सर। यस नेगेटिव में एक्स हो कंपोनेंट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल। समझे? यस सर। तो y वाला कंपोनेंट क्या होगा? y में 1 यूनिट जाने से पोटेंशियल 2 से डिक्रीज करता है, तो इसमें 2/1 होगा, दैट इज ये हो जाएगा +200 वोल्ट मीटर। समझे मेरी बात? तो x -100 और y +200, सी आंसर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। फंडामेंटल डेफिनेशन वाज E is -del V/del R. Negative sign indicates that electric field is always directed from higher to lower potential. सिखाया था? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ, नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सर HCV का डाउट्स।
कर लेंगे अगली क्लास में। सब लोग करके आओगे इससे भी अगली क्लास में? बोलो बाकी जनता। यस सर। तो सब लोग करके आओ, डाउट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम करोगे तभी सीखोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्लास में डाउट कर लेंगे, ठीक है? फिर फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास शुरू होने के पहले ही बताना मुझे, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय।